गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। तो आज इस वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम वेक्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही करेंगे, जिनके अंदर वेक्टर की नोटेशन, कि वेक्टर को किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर की कुछ टाइप्स आएंगी। नल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और इनकी जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को भी हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर का कुछ इंट्रोडक्शन आता है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। कुछ फिजिकल हमारे पास ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन फिजिकल प्रॉब्लम्स को हम वेक्टर की हेल्प से बड़े अच्छे से उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो जो मैथमेटिक्स है, इन द मैथमेटिक्स देर आर द सेवरल सिस्टम which are used in the analytical handling of the criteria problem, certain problem। यानी कि हमारे पास कुछ सर्टेन प्रॉब्लम है, कुछ सेवरल टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिक्स के अंदर कुछ वेक्टर की नोटेशन में उनको रिप्रेजेंट करके, यानी कि उनकी डायरेक्शन भी हो और उनका मैग्नीट्यूड भी हो, तो उस टाइप से उनकी नोटेशन में रिप्रेजेंट करके उनको हम वेक्टर की फॉर्म में ला के उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास से वेक्टर को एल्जेब्रिक फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। और जो ये वेक्टर है, वेक्टर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी हो और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो। तो उस सिस्टम को, उस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आता है, उस ऑब्जेक्ट को हम वेक्टर के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की और एज वेल एज मैग्नीट्यूड की बात करें, तो उससे पहले हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की ये होता है अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मैंने लिखा अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, portion of a straight line between two given points, between two given points, between two given points is called a directed line segment, is called a directed line segment, directed line segment। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने कोई भी एक लाइन ली, से हमने एक लाइन एल ली, और इसी लाइन एल के ऊपर हमने दो पॉइंट ली। हम क्या लेंगे, दो पॉइंट। तो एक पॉइंट मैंने ए लिया और एक पॉइंट मैंने क्या लिया, बी लिया। अगर मैंने लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट की तरफ मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो उस केस के अंदर ए जो पॉइंट होगा, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा, या फिर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जहां पर लाइन हमारे पास एंड हुई है, टर्मिनेट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पर बी जो हुआ, बी हमारे पास से टर्मिनल पॉइंट हुआ, इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम और इसको एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हुआ, एंडिंग पॉइंट हुआ। अब जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के अंदर ए को मैंने इनिशियल पॉइंट लिया है और बी को मैंने टर्मिनल पॉइंट लिया है। तो उस केस के अंदर इस स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है, इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमारे पास ए टू बी मिलेगी।
तो ए टू बी में इसकी डायरेक्शन मिलेगी, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की तरफ, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो बना, ये लाइन सेगमेंट तीन कंडीशन को एसोसिएट करता है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है लेंथ का, सेकंड कंडीशन आता है स्पॉट का, और थर्ड कंडीशन आता है सेंस का। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन आती है, कंडीशन हमने ली लेंथ की, सेकंड हम लेते हैं स्पॉट की, और थर्ड जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन हम लेते हैं सेंस की। देखो, अगर हम लेंथ की बात करें तो मान लो मैंने ये एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट लिया L, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट मैंने A लिया और एक पॉइंट मैंने क्या लिया, B लिया। तो A हमारा इनिशियल पॉइंट है और B हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ज़रूर मिलेगी, और डिस्टेंस क्या नेवर भी नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जो लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, इस लेंथ के कॉन्सेप्ट को मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट किया, कि मेरे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, और इसको मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं स्पॉट की। हमने ये पढ़ा है कि एक लाइन इटसेल्फ की ही वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने ए बी लाइन ली, ये ए बी लाइन इटसेल्फ को तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन ये ए बी लाइन जो हुआ, ये ए बी लाइन हमारे पास एल लाइन को सपोर्ट करता है, क्योंकि एल लाइन का हमने कुछ पोर्शन लिया है। तो ए बी जो लाइन बना, वो ए बी लाइन इस एल लाइन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। रही बात सेंस की, तो सेंस के अंदर क्या होता है कि आपने डायरेक्ट जो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ किया है, वो लाइन सेगमेंट आपने किस डायरेक्शन में आपने उसको लिया है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपने लिया है, आपने राइट टू लेफ्ट साइड में आपने उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन की डायरेक्शन आपने ली है। अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर मैंने इस लाइन सेगमेंट की जो सेंस जो बनेगी वो ए टू बी है, तो मैंने यहाँ पर इसको एरो से रिप्रेजेंट किया ए टू बी। तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शन हमारे सेंस जो हमारे पास होगी, वो सेंस हमें क्या मिलेगी, ए टू बी मिलेगी। तो ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। इसके बाद दो डेफिनेशन आती है, दो डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन आती है वेक्टर की और एक डेफिनेशन हमारे पास बनेगी स्केलर की। तो सबसे पहले मैं वेक्टर की डेफिनेशन लिखता हूँ। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है अ क्वांटिटी which has both magnitude as well as डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ वेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट हमने ले लिया फोर्स का, और सेकंड हमने ले लिया वेलोसिटी का, और थर्ड हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन का। इससे ज़्यादा और भी हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस केस में हुआ, मान लो यहाँ पर मैंने कोई भी ए पॉइंट पर कोई भी मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो
इस ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पोजीशन जो आएगी वो रेस्ट पोजीशन हमारे पास कुछ अलग ही प्लेस पर मिलेगी, और वो प्लेस मैंने ले लिया बी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसका मतलब मैं इसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करूंगा, और डायरेक्शन मेरे पास क्या मिलेगी, ए टू बी मिलेगी। तो डायरेक्शन भी है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका मतलब द फोर्स इज आर आल्सो नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। उसी टाइप से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट और वेट आर ऑल दी वेक्टर क्वांटिटीज, वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिर मैंने सेकेंडली डेफिनेशन ली स्केलर की। स्केलर की डेफिनेशन लेते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। अ क्वांटिटी which has magnitude only and no direction ओनली ऑन क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटिटी हमें मिलेगी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और सेकंड मैंने लिया मास, मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड मैंने लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल मैंने ले लिया टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। फिफ्थ मैंने ले लिया स्पीड, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो दो डेफिनेशन हुई हमारे पास वेक्टर की और स्केलर की। इसके बाद वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस टाइप से किया जाता है। वैसे तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो हमने रिप्रेजेंट किया था एरो सिंबल से, उसको हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम ले सकते हैं। क्योंकि वेक्टर को अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डायरेक्शन भी होती है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है, और हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन की फॉर्म में ही हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है वो इसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस टाइप से करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो हमने क्या लिया कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया ए बी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एरो सिंबल से। मैग्नीट्यूड हम यहाँ से अगर रिमूव कर भी दें तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करना। अदरवाइज हम सिंपली अगर इसको एरो से रिप्रेजेंट करें तो ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद वेक्टर की नोटेशन की बात आती है। सेकंड हमारे पास रिजल्ट आता है नोटेशन ऑफ द वेक्टर। नोटेशन ऑफ अ वेक्टर कि वेक्टर को हम डिनोट किस किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया अ वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अ वेक्टर इज जनरली denoted by the directed line segment, वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया था कि ए टू बी, इसके डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। और इसको हम सिंगल स्मॉल लेटर विद एरो, सिंगल स्मॉल लेटर कौन सी, जैसे हमने ए के ऊपर एरो लगाया, बी के ऊपर एरो लगाया, सी के ऊपर एरो लगाया, तो इसको भी हम वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ये भी वेक्टर की नोटेशन ही है। लेकिन एक और हमारे पास टाइप आती है कि वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, vector is also denoted by the
बाई दी इन थिक बोल्ड टाइप, इन थिक बोल्ड, थिक बोल्ड टाइप, that is vector A, vector B, vector C। ये जो मैंने लेटर लिखे हैं इनको मैंने बोल्ड किया है, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर की नोटेशन ही है। इसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि लेंथ फाइंड आउट करना, कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होगी। अब इसकी टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसकी टाइप्स पर आता है, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसकी टाइप्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो टाइप आती है, फर्स्ट टाइप आती है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है और जीरो वेक्टर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो, यानी कि कोई एक ऐसा वेक्टर है जिस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो उस केस के अंदर हमारे पास उसकी लेंथ जो आए वो लेंथ क्या आए, जीरो आए। तो अगर हमने इसकी लेंथ जीरो फाइंड आउट करनी है तो उस केस में मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दैट और इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट, बोथ आर दी सेम, बोथ आर दी सेम, दोनों के दोनों पॉइंट हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो उस केस के अंदर दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। इसके बाद सेकंड जो टाइप आती है, सेकंड टाइप हमारे पास आती है यूनिट वेक्टर की। सेकंड टाइप मैं लेता हूँ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर हुज द मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज इक्वल टू 1। इसकी डेफिनेशन होगी अ वेक्टर, a vector whose magnitude is unity, magnitude is unity, कि कोई एक ऐसा वेक्टर की उसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1 आए। अगर इज इक्वल टू 1 आती है तो उस केस के अंदर द गिवन वेक्टर इज आर आल्सो नोन एज द यूनिट वेक्टर। जो दिया हुआ वेक्टर है वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। एंड जनरली द यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए कैप, एंड जनरली द यूनिट वेक्टर is denoted by a कैप। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली एक रिजल्ट बताया कि इसकी यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है, लेंथ जो आएगी वो लेंथ इज इक्वल टू 1 किस टाइप से होगी। तो मैंने लिखा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बाई टेकिंग द बोथ साइड ऑन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड ऑपरेट करेंगे देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डिनोमिनेटर में जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द सेम, देन बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो दोनों कैंसिल आउट होंगे तो उस केस के अंदर ए कैप की जो वैल्यू आएगी वो ए कैप की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, इज इक्वल टू 1 मिलेगी। तो ए कैप को हमने रिप्रेजेंट किया था यूनिट वेक्टर से और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आया, इज इक्वल टू 1 आया। तो इस टाइप से हम उस वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। उसके बाद थर्ड जो टाइप आती है, थर्ड टाइप हमारे पास आती है इक्वल वेक्टर की।
इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? अब एक वेक्टर को अगर इटसेल्फ के साथ कंपेयर करें तो वो इक्वल तो होगा ही होगा, ये श्योर है। लेकिन अगर हम इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को समझे कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, उस केस के अंदर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करके चलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी मेरे पास? फर्स्ट कंडीशन मिलेगी सेम लेंथ, कि उन दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड है पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट, वो दोनों वेक्टर पैरेलल लाइन को सपोर्ट करने चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने कोई भी दो पैरेलल लाइन ली, से मैंने फर्स्ट लाइन ली, ये मैं लाइन लेता हूँ यहाँ पर। एक मैंने लाइन ली ए बी, ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ द line segment AB is A to B, and the second line is PQ. P is the initial point and Q is the terminal point. The direction of the line PQ is P to Q. अब ये AB और PQ हमारे पास दो वेक्टर हैं। इन दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास अगर 5 यूनिट आती है तो PQ वेक्टर की लेंथ भी हमें 5 यूनिट ही मिलनी चाहिए। उसके बाद ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन कि सेम लेंथ होनी चाहिए दोनों के दोनों वेक्टर की। अगर पैरेलल सपोर्ट की बात करें तो दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं, एक प्लेन में भी हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए पैरेलल। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में हमने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल किस केस के अंदर होती है, अगर उनके स्लोप की वैल्यू इक्वल हो जाए तो। उसके बाद रिजल्ट मिलता है सेम डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपकी डायरेक्शन जो है, आपकी डायरेक्शन एक बार आप जाते हो, मान लो आपके पास दो पाथ हैं, दोनों पाथ पैरेलल चल रहे हैं। फर्स्ट मान लो मैंने एक पाथ लिया A to B और सेकंड पाथ मैं लेता हूँ P to Q। अब P और Q B और Q ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पर स्कूल सिचुएटेड है। B पॉइंट पर भी आपका स्कूल है और Q पॉइंट पर भी आपका स्कूल है। लेकिन आपके इन दोनों रास्तों की जो डायरेक्शन है, दोनों पाथ की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। दोनों की डायरेक्शन सेम मिली क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं। AB जो लाइन है ये भी ईस्ट टू वेस्ट है और PQ है ये भी ईस्ट टू वेस्ट है। तो उस केस के अंदर इन दोनों की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी? सेम मिलेंगी। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स अगर वेरीफाई होते हैं, यानी कि फर्स्ट केस के अंदर इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सेकंड के अंदर ये पैरेलल सपोर्ट होने चाहिए, पैरेलल लाइन को सपोर्ट करनी चाहिए। एक वन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एक लाइन जो होती है वो खुद के पैरेलल तो होती है। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट किया, अगर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलें तो उस कॉन्सेप्ट में हमने ये किया था कि L बी द एनी लाइन एंड द AB बी द पोर्शन ऑफ द लाइन L, कि AB जो है वो AB हमने इस L लाइन का पोर्शन लिया है, जिसके अंदर A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट। A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और B हमारा एंडिंग पॉइंट है। और लास्ट जो रिजल्ट बचता है वो लास्ट रिजल्ट हमें सेम डायरेक्शन का होता है। दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर पहला हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट है तो दूसरा भी ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट को आप राइट टू लेफ्ट बोलते हो तो सेकंड भी राइट टू लेफ्ट ही होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द गिवन वेक्टर आर आल्सो नोन एज द इक्वल वेक्टर। उस वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। तो इसका जो वर्ड है, जो लेटर इन्होंने लिख रखा है, इसी वर्ड से ही हमें पता चल जाता है को का मतलब होता है दो और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारे पास सेम हो। तो थर्ड हमारे पास टाइप आती है को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर
को इनिशियल वेक्टर, यानी कि दो ऐसे वेक्टर है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ऑल वेक्टर having the same initial point, having the same initial point, आप चाहे जितने भी वेक्टर लो, उन सभी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट हमें क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक सर्कल लिया, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ विद एनी रेडियस, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। O हमने इस सर्कल का सेंटर लिया और R हमने इस सर्कल की क्या ली, रेडियस ली। अब ये सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं। तो मान लो मैंने कुछ ही पॉइंट लिए, उनमें से एक पॉइंट मैंने लिया A, एक पॉइंट लिया मैंने B एंड पॉइंट C, D और E। अगर इन A, B, C, D और E इन 5 पॉइंट्स को मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट करूंगा तो मैं किस टाइप से लिखूंगा, O2A, O2E, O2D और O2C। अब हमारे पास 5 वेक्टर बने। फर्स्ट वेक्टर बनता है वेक्टर OA, सेकंड वेक्टर बना वेक्टर OB, थर्ड वेक्टर बना वेक्टर OC, फोर्थ वेक्टर बना वेक्टर OD और फिफ्थ वेक्टर बना हमारे पास वेक्टर OE। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये जितने भी वेक्टर हैं ये O पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि सभी वेक्टर का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट है, दैट आर द सेम। तो इस टाइप से दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो, सेम हो, देन दोज वेक्टर आर आल्सो नोन एज द को इनिशियल वेक्टर। तो उन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ टाइप आती है लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो सेकंड डेफिनेशन उसकी अपोजिट है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर आर सेड टू बी अ लाइक वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइक वेक्टर की डेफिनेशन आती है, टू वेक्टर आर सेड टू बी like vector if they have the same direction, like vector if they have the same direction, अगर उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन हमें सेम मिलेगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। यानी कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट मिली, तो मैंने फॉर एन एग्जाम्पल कोई दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया मैंने ए बी, फर्स्ट वन इज द वेक्टर ए बी इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी इज ए टू बी, एंड सेकेंड वेक्टर लिया मैंने बी और सी। तो इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर मान लो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ए टू बी हो और बी सी वेक्टर की डायरेक्शन बी टू सी हो, तो उस केस के अंदर these two vector are also known as the unlike vector। ये दोनों के दोनों हमें क्या मिलेंगे, अनलाइक वेक्टर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें मिलेगी, वो मिलेगी कोलिनियर वेक्टर की। जो फिफ्थ जो टाइप आती है, फिफ्थ टाइप आती है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, को का मतलब टू या टू से मोर देन टू, और लीनियर का मतलब दे आर लाई ऑन द लाइन, जो एक लाइन के ऊपर क्या करते हो, लाई करते हो। तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर लें जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, दे आर लाई ऑन दी सेम लाइन, देन दोज वेक्टर आर आल्सो नोन एज दी कोलिनियर वेक्टर। तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो लाइक एज मैंने कोई भी 3 पॉइंट लिए, मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, फर्स्ट वन इज द पॉइंट ए एंड सेकेंड वन इज द पॉइंट बी एंड लास्ट वन इज द पॉइंट सी। तो ये तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई करते हैं।
तो एक वेक्टर ए बी बना, एक वेक्टर बी सी बना और एक वेक्टर हम ए सी भी ले सकते हैं। तो ये 3 वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर एक लाइन पर ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। देन दोज वेक्टर आर आल्सो नोन इज द कोलिनियर वेक्टर, तो इनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन नंबर 7, वो डेफिनेशन है हमारे पास कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, तो कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 वेक्टर विच आर लाई इन द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में क्या करते हो, लाई करते हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। तो जैसे मान लो हम एक कोप्लानर वेक्टर को इन 2D एंड 3D वी कैन रिप्रेजेंट, इसको 2 डायमेंशन ज्योमेट्री और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दोनों के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का ही एग्जांपल लिया, एक XY प्लेन लिया मैंने। तो इस XY प्लेन के अंदर मैं कोई भी 2 वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर मैंने AB लिया और एक वेक्टर मैंने CD लिया। ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो देन दोज वेक्टर आर आल्सो नोन एज द कोप्लानर वेक्टर। उसके बाद 8th जो डेफिनेशन आती है, 8th डेफिनेशन हमारे पास आती है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग द फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, अ वेक्टर having the fixed initial point, कि कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट हमने फिक्स कर दिया हो, कि इस पॉइंट के अलावा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट कोई और है ही नहीं। तो उस केस के अंदर जो वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद इसके अपोजिट ही एक और डेफिनेशन आती है फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर, द इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट हमारे पास फिक्स ना हो, देन द गिवन वेक्टर आर आल्सो नोन एज द फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर के अंदर हमारे पास इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट क्या ना हो, फिक्स्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। और 10th नंबर पर जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास ये नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर को मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB लिया, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को मैंने A to B, इसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया। तो जब जो मैंने गिवन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया, इसकी डायरेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट A to B, दैट इज A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट, A इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड B इज द एंडिंग पॉइंट। A हमारे पास इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट है, B हमारे पास टर्मिनल और एंडिंग पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को मैं इंटरचेंज कर दूँ, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर B को तो मैं बोलता हूँ इनिशियल पॉइंट और A को मैं बोलता हूँ टर्मिनल पॉइंट, तो उस केस के अंदर इसकी डायरेक्शन इट विल बी अपोजिट, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो उस केस के अंदर इस वेक्टर A को मैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर A से क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद लास्ट टाइप हमारे पास आती है पोजीशन वेक्टर की। टाइप नंबर 11 है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने लिया लेट O बी द फिक्स्ड पॉइंट, O बी दी फिक्स्ड पॉइंट, O हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, एंड A बी एनी अदर पॉइंट, A बी एनी अदर पॉइंट, और A मैंने कोई अनदर पॉइंट लिया। देन द वेक्टर OA, देन द वेक्टर OA, इसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया। इट मीन्स O इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द A इज द टर्मिनल पॉइंट। A हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, O इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट। O इनिशियल पॉइंट हुआ और A हमारे पास क्या हुआ, टर्मिनल पॉइंट हुआ। तो उस केस के अंदर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे किस केस के अंदर? इसको रीड आउट करने की जो, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम रीड आउट करेंगे तो किस टाइप से करेंगे? मान लो मैंने कोई भी एक वेक्टर ओ ए लिया, ये ओ इज द इनिशियल पॉइंट एंड ए इज द टर्मिनल पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट इज ओ टू ए and the vector OA is represented by small alphabets with arrow symbol, that is vector A. इसको vector A से मैंने represent किया। तो vector A is the position vector of point O with respect to A। जो vector A है वो vector A O point के लिए A के with respect क्या बनेगा? position vector बनेगा। तो ये हमारे पास position vector की क्या होती है? definition होती है। तो बच्चों आपने जो वेक्टर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का यूज्ड कहाँ पर होता है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, मैग्नीट्यूड, टाइप्स ऑफ द वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल, को इनिशियल, लाइक, अनलाइक, कोलिनियर, कोप्लानर, लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो इन सभी डेफिनेशन को आपने बड़े अच्छे से समझना है। अगर इनमें कोई माइनर सा भी डाउट हो तो जो सेशन होगा उस डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो। तो आपने इसे जो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 5 है, इस चैप्टर नंबर 5 वेक्टर के आपने बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं। ट्यूसडे को जो डेमो क्लास डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही लेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो उसके बाद how to find the direction cosine and the direction ratio of the vector, एडिशन वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन, और इसकी प्रॉपर्टीज आती है कोमोटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इनवर्स और इनका डिफरेंस। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट